Good evening, everyone, and welcome to very special session. Very special session with your own CA, डॉक्टर सुनील गुप्ता. बात करेंगे आज हम फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉक मार्केट, फ्यूलिंग ग्रोथ विद आईपीओ. किसकी ग्रोथ? आपके बिजनेस की ग्रोथ. कैसे? मनी के साथ में, फंड के साथ में कैसे होगी? उसके लिए तो हमें ना आज चर्चा करनी होगी. आज बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे. किस बारे में? आईपीओ के बारे में. क्यों? क्योंकि समय है इसके ऊपर आज बात करने का. ये बातचीत जो आज रहने वाली है, ये बिल्कुल हम एकदम दोस्तों की तरह, जैसे शाम को 7 बजे चाय पर बैठकर चर्चा होती है ना, तो वैसी डिस्कशन होने वाली है. हार्ट टू हार्ट टॉक होने वाली है. और आपके मन में उठने वाले वो सभी सवाल है ना, वो फियर है, वो कंसर्न है, वो चैलेंजेस हैं, एलिजिबिलिटी है. क्यों, कब, कैसे, कहीं ये तो ना हो जाए अच्छा कंप्लाइंसेस, चक्कर और सेबी की बातें. आईपीओ जाना ही क्यों है, कब जाना है, टाइमिंग, ना जाने कितने सवाल हमारे मन में हैं. कई बार तो ऐसा होता है कि हम इस सिलसिले पे, इस बारे में बात ही नहीं कर पाते हैं. और आज ना आपके सारे के सारे सवालों को हम बहुत अच्छे से लेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे. देखो, पिछले 25 सालों से ज्यादा समय हो गया है कि जब मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ में पर्सनली वन टू वन मिल रहा हूँ. कभी आप मेरे साथ ऑफिस में बैठते हैं, कभी मैं आपके ऑफिस में हूँ, कभी आपकी फैक्ट्री में हूँ, कभी हम साइट विजिट पर हैं, कभी प्लांट पे हैं, तो कभी विजिट. क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ऑन दी ग्राउंड, जमीन पे, रियलिटी में देख के बात करने का, कि कौन सी चीजें वर्क करती हैं और कौन सी चीजें वर्क नहीं करती हैं. मैंने आजमाया है, मैंने पाया है कि जो चीजें वर्क करती है ना, वो तो किताबों में लिखी नहीं हुई. और जो किताबों में लिखी हुई हैं, वो पता नहीं किसने, कब, किस मूड में, किस एकेडमिक प्रेशर के अंदर वो किताबें लिखी हैं. अगर ऐसा ही होता तो जो इतने बड़े बड़े बिजनेस अंपायर खड़े हो गए हैं, क्या सभी के पास फॉर्मल ट्रेनिंग थी? ट्रेनिंग पता किस चीज की लेनी होती है? ट्रेनिंग लेनी होती है रियल लाइफ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. कि जब पर्पस और सिस्टम ड्रिवन हमारा बिजनेस है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें मनी की, पैसे की जरूरत है. और लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स को साथ में जोड़ते चले गए. वो इन्वेस्टर पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है, जिनका छोटा छोटा अमाउंट है. वो एचएनआई भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट इक्विटी भी हो सकती है, वो लिस्टिंग भी हो सकती है, और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है. तो जब हमारे बिजनेस के गोल अलाइंड है, पूरी तरह से अलाइंड है इन्वेस्टर की इंटेंशन के साथ में, तभी तो हम बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जो कि वैल्यू एडिशन के अंदर रखता है. जब उनका पॉजिटिविटी के साथ में, सौहार्दपूर्ण इन्वायरमेंट के अंदर, किसी वैल्यू एडिशन के हिसाब से काम करने के ऊपर माइंड सेट और लक्ष्य मिलता है ना, सोच मिलती है, तो पैसा बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों के ऊपर इन्वेस्ट होता है. बिजनेस वो जो कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, छोटी भी नहीं, बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, जो कि स्केलेबल है. और बिजनेस ओनर की सोच जो है, ऐसा नहीं है कि आईपीओ ले आए, प्राइवेट इक्विटी ले आए और सारा का सारा पैसा अपने सेविंग अकाउंट के अंदर. उनका तो बिजनेस वैसे भी नहीं चलता है. बिजनेस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. और जो मनी है ना, वो बहुत लंबा समय लग सकता है आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अगर हम ऑर्गेनिकली करते रहेंगे. और ये जो मनी आती है ना लिस्टिंग के द्वारा, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर बदलने की क्षमता रखती है. ये हमें टाइम में जीतने के लिए हमें एक सामर्थ्य प्राप्त करती है. तो इसलिए हमें अच्छे से ये समझ लेना है कि मनी, पैसा, कैश फ्लो, लिस्टिंग करनी है, क्यों करनी है.
चलिए, ये तो मैंने अपने विचार रखे। अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में। बहुत 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 स्वागत है आपका, डॉक्टर सी एस सुनील गुप्ता जी। नमस्कार जगमोहन जी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जूम पे और उसके अलावा बाहर सब हमसे जुड़ने को तैयार हैं। और जो अभी ये जो पूरे शहर में और पूरे देश में जो मेला लगा हुआ है कैश फ्लो का, सब जगह कैश फ्लो की बात चल रही है। सो अभी जगमोहन जी, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी को फोन किया, हाँ। तो इज ए गुड पर्सन, इज ए गुड बिजनेसमैन। मैंने कहा मैं तुम्हें 11 तारीख को लेके चलूंगा। मैं जी हाँ। कहाँ? जगमोहन जी के पास। तो मतलब ऐसा हो गया है जैसे कि वो दिवाली है 8 तारीख की, या वो दशहरा है इस तारीख का। तो ऐसा मतलब फेस्टिवल वाला जो माहौल बनाया आपने कैश फ्लो का, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो आपने अलग जगाया है पूरे देश के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके अंदर एक भावना आई है हमें भी बड़ा बनना है। यस। यस। तो ये यस। जो आपने बीड़ा उठाया है, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली एडमायर। और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, और मुझे लगता है और मैं दिल से कामना करूंगा आने वाले टाइम पे एसएमईज को एम्पावर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पद्मश्री भी देना चाहिए। सर 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 सर। तो दिस इज माई माई पर्सनल जो इच्छा बोलते हैं, क्योंकि आप काम वो कर रहे हो जिसमें आप मतलब कोई सेल्फिशनेस नहीं है, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। सर, आपका प्यार ही हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है। बस ये प्यार और ये वाइब्रेशन और दोस्ती और बनी रहे, प्यार बना रहे, लोगों की जिंदगी में फायदा होता रहे। क्योंकि मैं जब भी आपको देखता हूँ ना, इतने साल हो गए हैं एज ए चार्टेड अकाउंटेंट, आपने ना जाने कितने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एज ए सीए तो हम जानते हैं, जनरली सीए का कंपटीशन होता है, लेकिन आपका इतना विशाल हृदय है, इतना विशाल हृदय। आप कहते हैं सारे चलो, मिल के चलो, मिलके चलो, और जो मतलब से हेल्प कर सकते हैं वो करो। और फिर आपने ये वाला जो एरिया चुना, जिसके ऊपर इतनी गहराई से काम किया, और वो जो आपकी फोटोग्राफ में देखता हूँ ना, कभी कहीं कभी कहीं, जब वो सपना होता है हर किसी बिजनेस ओनर का कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना, वो जो घंटी बजाते हुए जब आपकी फोटो आती है ना, बड़ा मन प्रसन्न होता है कि आप ना सच में लोगों के सपने ऐसे साकार करते हो। आपके मन में कैसी फीलिंग रहती है जब आप कंपनी को लिस्टिंग की घंटी बजाने तक लेके जाते हो? जगमोहन जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आपसे एक बात सीखी है और बहुत सारे अच्छे लोगों से एक बात सीखी है। जब आप गिवर अप्रोच के साथ काम करते हैं तो भगवान आपको देता है और जो आप चाहते हो आपको सब मिलता है, प्रोवाइडेड हमें फियरलेस होके काम करें और दूसरों के बेटरमेंट के लिए काम करें। जब भी मैं किसी कंपनी ओनर से मिलता हूँ सबसे पहले मैं ये देखता हूँ क्या मैं इसकी कंपनी को बड़ा करने में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ राइट। राइट। और कैसे कर सकता हूँ। करेक्ट। जब इस भावना के साथ हम किसी से मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जितने भी आईपीओ हमने किए हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसका डायरेक्टर और उसका ओनर उस घंटी को बजा रहा होता है। हाँ उसकी हाँ। पूरी फैमिली वहां पे होती है, यस। उसके बच्चे, उसका परिवार, उसकी वाइफ, यस। उनकी आंखों में जो रोशनी है। हाँ, तो उनके टीम, उनके उनके एम्प्लॉई। हाँ, उनके एम्प्लॉय और जो उनका सपना रहा है और जो पूरे परिवार ने उनको इकट्ठा करके इतनी मेहनत पे कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल की मेहनत के बाद यस। अपने अपनी रिकॉग्निशन एक्सचेंज में बनाई, स्टॉक एक्सचेंज में बनाई, और यस। आपके इन्वेस्टर ने आपके ऊपर फेथ क्रिएट किया। तो ये बड़ा एक इमोशनल पल मेरे लिए होता है। तो आई फील वेरी प्राउड और मुझे अच्छा लगता है भगवान ने शायद मुझे इसी काम के लिए भेजा है। और राइट। मैं इसके लिए पूरे यूनिवर्स का और भगवान का ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ नहीं, और आपका ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, क्योंकि सर सारे काम हम खुद नहीं कर सकते हैं। सर 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 सर। आप उसमें हेल्प करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेल्प करते हैं। ये तो आहुति है। किसी भी कंपनी को बड़ा करने के लिए आप अपनी आहुति डाल रहे हो, मैं अपनी आहुति डाल रहा हूँ। एब्सोल्युटली, वो मैंने आपको देखा है। और इतने ज्यादा अब भारत के अंदर टैलेंटेड बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन सही मार्गदर्शक जब आपके जैसा गिविंग भाव से, जिसको कोई लालच नहीं है, तो उस भाव से जब उसकी पॉसिबिलिटी आपकी सेवा से मैच कर दी है ना, तो वो अपने उस डिजायर्ड रिजल्ट के ऊपर पहुंचता है। क्योंकि ना, दिक्कत क्या हो गई है मार्केट के अंदर कि राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? मैं बिल्कुल आपसे एग्री करना चाहता हूँ। मैं एक चीज सबको कहना चाहता हूँ जहां तक भी मेरी बात पहुंच सकती है।
हमारे अगर सिर में दर्द हो जाता है जगमोहन जी, हम ना हर घर में 10 डॉक्टर हैं। राइट। जैसे पूछेगा तो मैं अपना रिप्लाई दूंगा, आप पूछेंगे तो आप अपना रिप्लाई देंगे। दादी के नुस्खे अलग चलेंगे, सबके नुस्खे अलग चलते हैं। बट करेक्ट। दिस इज नॉट द राइट थिंग। राइट थिंग क्या बनेगी? हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हो सकता है, जिसको भी हम मानते हैं, वो एलोपैथिक भी हो सकता है, वो करेक्ट। होम्योपैथिक भी हो सकता है। उसके पास जाएं, उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं, और उससे हम अपनी मेडिसिन लें। राइट। इसी तरह से जब हम कैश फ्लो की बात करते हैं, तो जितने बिजनेस ओनर वो आपके पास आएंगे। राइट। आपसे अच्छा कैश फ्लो के बारे में कोई बता नहीं सकता। इसी तरह से जब हम आईपीओ की बात करते हैं, तो आप सबको, जितने बिजनेस ओनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छे एडवाइजर के पास जाएं राइट। और अपने सारे क्वेश्चंस पूछें। मुझे करेक्ट। आईपीओ क्यों करना है, मुझे फायदा क्या मिलेगा, कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, इट इट डजंट मैटर। ये उसका राइट। राइट बनता है बिजनेस ओनर का। मैंने मैंने ये देखा है कि जब भी किसी ने आपसे एडवाइस मांगी है ना, क्योंकि मैं तो कई एडवाइजर के साथ काम करता हूं, आपने कभी भी किसी को पुश नहीं किया कि कोई बात नहीं तू आ जा तेरा मैं आईपीओ करा दूंगा। आप हमेशा उसके क्वेश्चन को आंसर करते हैं। फिर उसको पूछते हैं कि जब ये तेरा क्वेश्चन आंसर हो गया है कि अब तू बता तुझे लगता है कि आईपीओ के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। यस। कई जगह तो यस। मैंने आपको मना करते हुए देखा है कि आप आईपीओ में मत जाओ जब इतना कैश रिच आपका बिजनेस है। तो अभी 4-5 साल आपको जाना ही नहीं चाहिए, वो कहता है नहीं मुझे जाना है और आप मना कर रहे हो। मतलब ये ना विचित्र मैंने आपके द्वंद देखा है। गंगा उल्टी बहती देखी है आपके साथ, ऐसा कैसे होता है? ऐसा सर ऐसे होता है। मैंने रिसेंटली अभी आईपीओ किया जगमोहन जी। एक कंपनी थी पैसन एग्रो के नाम से, अभी 3-4 महीने पहले उसका आईपीओ आया है। मैंने उसका हैंडओवर लिया था 3 करोड़ के पैट के ऊपर। ओके। तो मैं चाहता तो मैं तब भी उसका आईपीओ ला सकता था। राइट। बट मुझे ये पता है, अगर मैं उसका आईपीओ लेके आता मुझे फायदा होता, इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा होता, बट कंपनी को नुकसान होता है, क्योंकि काफी कम पैसा वो रेज करते। राइट। मैंने कंपनी को पोटेंशियल देखा और 2 साल उस कंपनी को तैयार किया। करेक्ट। उन्होंने पूरा अपने आप को काम किया, नए प्लांट लगाए, जो गैप्स थे वो हटाए, कैश फ्लो को ठीक किया, और वो 25 करोड़ के पैट पे हम उसका आईपीओ लेके आए विद इन 2 ईयर्स। कंपनी ने 3 करोड़ से 25 करोड़ की जर्नी 2 साल में पार की। राइट। और जो उसको पैसे मिलने वाले थे 10 करोड़ रुपए, हमने राइट। 65 से 70 करोड़ रुपीज का उसका आईपीओ लेके आए। वेरी नाइस, वाह तो वाह। अब होता क्या है जगमोहन सर, हमें ना समझाना पड़ता है। सबसे बड़ी मुश्किल काम है कि मैनेजमेंट को समझाना मुझे आईपीओ क्यों करना है। राइट। तो अगर मैं, हम जो एसएमईज कंपनी है, 6.3 करोड़ एसएमईज कंपनी इंडिया में है, राइट। उसमें से 3% कंपनी ऐसी हैं जो करीब 40 से 50 करोड़ के टर्नओवर के आसपास घूमती हैं। यानी करेक्ट। कि 15 से 15 लाख के आसपास कंपनियां पूरे इंडिया में हैं। राइट। और मुझे लगता है जगमोहन जी, उसमें से 1 करोड़ 1 लाख कंपनी ऐसी होंगी जो अपने आप को 1 से 2 साल के अंदर रेडी कर सकती हैं आईपीओ के लिए, प्रोवाइडेड उनको ठीक से मेंटरशिप मिले तो। राइट। तो यस। जो मोदी जी का सपना $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है 2047 तक, अगर करेक्ट। ये 1 लाख कंपनियां लिस्टेड हो जाएंगी, तो बस। उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यस यस यस, वही वाली बात है कि राइट गाइडेंस और राइट रिसोर्स अवेलेबल ना होने की वजह से वही वाली गलतियां किए चले जा रहे हैं। मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि राइट कंसल्टेंट ना होने की वजह से, एक बड़ी विचित्र बात बताता हूँ। पहले किताबों में से बहुत सारी वाइट कैपिटल बाहर निकल जाती है। क्यों? टैक्स बचेगा, टैक्स बचेगा, टैक्स बचेगा, वाइट कैपिटल बाहर निकल गई। और उसके बाद सप्लायर की पेमेंट का प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि भाई पेमेंट नहीं कर रहे। अब क्योंकि सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो फिर उस वाइट कैपिटल को दोबारा से किताबों के अंदर भारत लेकर आ की। रहे हैं और फिर बाहर निकाल रहे हैं। और इस चक्रव्यूह के अंदर इतना उलझ गए, इतना उलझ गए, इतना उलझ गए कि पता ही नहीं लगा कि शुरू कहाँ से हुए थे। ऐसा हम्म। रायता फैल गया। आखिर किया क्यों? मतलब अपने ही पैसे के साथ में इस तरह से हो गया। तो ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं लोग? ये सर मैं इसमें आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो इंडियन मेंटलिटी है वो मेंटलिटी ये है, हम तब तक किसी को कुछ देना नहीं चाहते जब तक मुझे कुछ ना मिल रहा हो। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी आज 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है। राइट। अगर वो टैक्स सीधा सीधा पे करेगी तो अराउंड 2.5 to 3 करोड़ उसको टैक्स पे करना पड़ता है। करेक्ट। बट वो पूछता है जी मैं टैक्स पे क्यों करूं, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट क्या मिल रहा है। राइट। लेकिन जब मैं उसको बताता हूं अगर तू 3 करोड़ रुपए का टैक्स पे करेगा, यस। उसके बदले तेरे को 30 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। हाँ। यस। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो हाँ। जब हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको पूरा समझाते हैं वैल्यूएशन की साइंस को, वो जब उसको मुझे समझ में आता है मुझे 1 का 10 मिलने वाला है, 1 का 15 मिलने वाला है, तो वो इंटरेस्ट होता है टैक्स को जमा कराने को लेके। करेक्ट।
करेक्ट। तो इस वजह से कंट्रीब्यूशन जाता है, आपका इकोनॉमी बड़ी होती है, टैक्स ज्यादा आता है। अगर आप देखोगे जीएसटी का कलेक्शन डे बाय डे बढ़ रहा है, इनकम टैक्स का कलेक्शन डे बाय बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी इंक्लाइन हो रही है उनको आईपीओ लेके आना है। राइट। करेक्ट। तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब हमें वन टू वन बैठ के कंपनी के साथ काउंसलिंग करते हैं, उनसे समझते हैं, उनके रोड मैप को समझते हैं, उनके बिजनेस प्लान को समझते हैं, उनके गैप्स क्या क्या उसको समझते हैं, फिर उसमें सारे के सारे सिस्टम्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। आपने कैश फ्लो में किया, किसने सेल्स में किया, तो जितने भी गैप्स हैं वो सारे गैप्स निकाल के तभी कंपनी आप आईपीओ के लिए रेडी करते हो। राइट। अनफॉर्चुनेटली जगमोहन जी, मैं अभी तक 1,000 कंपनियों की वन टू वन मेंटरशिप कर चुका हूँ। राइट। इसमें 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है कंपनी को लेके। करेक्ट। और आज तक मुझे किसी भी बिजनेस ओनर ने ये भी ठीक से जवाब दे नहीं पाए वो बिजनेस करते क्यों है। हाँ हाँ। यस। आज फर्स्ट टाइम मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपके साथ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। जितने बिजनेस ओनर्स है, 24 पार्टिसिपेंट्स हमारे अभी देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट। अगर कोई भी मुझे बता दे, राइट, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, मैं बिजनेस क्यों करता हूँ, हम्म। तो मुझे उम्मीद नहीं है कोई बता पाएगा। 100% क्लैरिटी तो नहीं है, क्योंकि हालात ऐसे थे कि पैसा कमाने के लिए ही बिजनेस शुरू किया था, मजबूरी थी, करना है। फैमिली का बिजनेस है, सेकंड जनरेशन है। अब कुछ तो करेंगे, बच्चा बड़ा हो गया है, अच्छा मैं इस काम में अच्छा हूँ, अभी इंजीनियर था। बहुत पैसा कमाना है और ज्यादा कमाना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गाड़ी लेनी, घर लेना, बच्चों का स्कूल है। तो मुझे लगता है कि हम सभी ना, चाहते ना चाहते, शायद 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 उस स्केल के अंदर फंस जाते हैं। राइट। सो बिजनेस करते क्यों है, मैं इसके बारे में दोबारा से बात करूंगा। मैं फर्स्ट एक एक थॉट देना चाहता हूं सबको, जिनकी भी एज 30-40 प्लस एज के जितने बिजनेस ओनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं उनसे पूछता हूँ किस भी शहर से जुड़े हुए हो, तो अगर वो देखेंगे जब वो छोटे थे और उनके शहर में जो लोग रीच होते थे, आज वो वाइप ऑफ हो गए हैं 90%। राइट। अगर हम इस बात को गो थ्रू करें, मैं बड़ी डीप आपसे बात करने जा रहा हूँ, तो करेक्ट। मैं अगर सबसे पूछता हूँ वो वाइप ऑफ क्यों हो गए, राइट। क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने बिजनेस करने के मायने को समझा ही नहीं करेक्ट। और वो समय के साथ नहीं चले। यस। तो समय के साथ कैसे चलेंगे और बिजनेस को कैसे समझेंगे? अगर मैं सबसे पूछता हूँ बिजनेस क्यों करते हैं, सब लोग क्या कहेंगे? प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं सही। करेंगे। हाँ, जैसे अंकित जी ने अच्छी बात बोली है कि वी वांट टू क्रिएट ए बेटर इंडिया एंड लीव ए गुड लेगेसी फॉर नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन अंकित जो है जी, थोड़ा सा और इसके अंदर डीप जाकर देखेंगे ना, कि गुड इंडिया के अंदर आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है, उसके द्वारा मतलब जाएंगे, तो बात बनती है, और वैल्यू एडिशन करनी है सोसाइटी के अंदर। ये बातें कुछ हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से निकल कर आई हैं। राइट सर। सर मैं कहना चाहता हूँ जो बड़े लोग हैं, मैंने आपसे एक बात सीखी, आपने कहा मेक इट फेक इट टिल यू मेक इट, ये आपकी स्टेटमेंट है। राइट। तो मैं जितने भी प्रोग्राम करता हूँ, जितनी वन टू वन मीटिंग करता हूँ, मैं ये बात सबको बोलता हूँ जगमोहन जी। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि लोग अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करते मैं कर सकता हूँ। राइट। तो अगर आप सोचोगे नहीं तो कैसे करोगे? हाँ। यस। तो अगर मैं सबको एक बात और बोलता हूँ, जैसे कि रिलायंस में, अदानी में, अंबानी में और हमारे में फर्क क्या है? हम्म। तो रिलायंस कंपनी का जब आईपीओ आया था 77 में, 2.5 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेके आए थे। 77 के अंदर। 77 में लेके आए थे और 74 में कंपनी बनी थी। राइट। हम्म। अगर उस टाइम अंबानी जी, धीरू भाई अंबानी, अगर आप अपना आईपीओ नहीं लेके आते, वो भी अभी तक वाइप ऑफ हो चुके होते। रिलायंस इसलिए रिलायंस है क्योंकि 77 में अपना फर्स्ट आईपीओ लेके आए 2.5 करोड़ रुपीज का। करेक्ट। सोच। तो हाँ, सोच का फर्क है। तो उसमें और हमारे में फर्क क्या है? उन लोगों ने बड़ा सोचा और हम लोग बड़ा नहीं सोचते। सोचते हैं तो उस पर एग्जीक्यूशन नहीं करते। करेक्ट। तो मैं यस। सबसे दोबारा से भी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बिजनेस क्यों करते हैं? बिजनेस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है और वैल्यूएशन अनलॉक करनी है। राइट। दिस इज द ओनली एजेंडा। करेक्ट। करेक्ट। प्रॉफिट और कमाना उसके बाद आता है। हाँ, और यहाँ पर पार्टिसिपेंट ने ये भी बोला है कि बहुत सारी कंपनी तो लॉस में है, वो भी आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनका लॉस भी कवर हो और फ्री मनी के इंटरेस्ट से अर्न करके अपनी जीरो कंपनी को भी प्लस में ले जाएं। ऐसा कुछ विचार भी उनका निकल कर आया है। बिल्कुल बिल्कुल, बट मैं इस सोच को थोड़ा सा और बोर्ड करना चाहता हूँ। हाँ। आज आप जो बिजनेस कर रहे हो, हम्म। 10 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? मान लीजिए किसी कंपनी की टर्नओवर आज 20 करोड़ रुपए है। राइट। वो सोचता है मैं 10 साल के अंदर इसको 300 करोड़ रुपए ले जाऊंगा। और आज मैं 2 करोड़ रुपए कमाता हूँ, तो 10 साल के अंदर मैं 20 करोड़ रुपए कमाऊंगा। राइट। इससे बड़ी सोच ही नहीं रखते। हाँ। इससे बड़ी सोच ही नहीं रखते तो वो ग्रो भी नहीं कर पाते। गॉट इट। तो यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बिजनेस कर ही रहे हैं और रिस्क ले ही रहे हैं, तो बड़ा रिस्क क्यों ना ले? करेक्ट।
और जो ये सोचते हैं अभी टैक्स फ्री पैसा मिल, सॉरी, ये इंटरेस्ट फ्री पैसा मिल रहा, नहीं। हम्म, आप वैल्यूएशन को अनलॉक कर रहे हो। हाँ हाँ। जगमोहन जी, जो मैं आईपीओ लेके आया अभी पैसन एग्रो का, राइट। उसका प्रॉफिट 25 करोड़ रुपए का है। 25 करोड़ का उसकी प्रॉफिट। वैल्यूएशन 25 करोड़ का प्रॉफिट है, 300 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने उसको अनलॉक किया। और राइट। आज उसकी वैल्यू करीब 450 से 500 करोड़ की वैल्यू है। वाह वाह, ये वही कंपनी है जो 3 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर यस, 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 4,500 यस। करोड़ पे जाती थी। आज हाँ, 500 करोड़ की वैल्यूएशन है, साढ़े 500 करोड़ की चार सौ वैल्यूएशन। करोड़ रुपए का। हाँ, आप सब उस पे स्क्रीनर पे जाके पैसे एग्रो डाल देना, आपको पूरी स्थिति समझ में आ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस कंपनी ने 2 साल के अंदर जो वैल्यूएशन जीरो थी, वो 500 करोड़ तक लेके चले गए, राइट। केवल 2 साल के अंदर। सोच। अगर वो भी छोटा सोचते तो वही प्रॉफिट तक ही रहते। आज मेरा करेक्ट। प्रॉफिट 3 करोड़ रुपए है, कल 20 करोड़ रुपए, कल 50 करोड़ रुपए, नहीं। करेक्ट। अपने बिजनेस की जो एक ही एजेंडा है, जैसे हम बोलते हैं भगवान एक है, हम्म। ठीक है, उसी तरह से बिजनेस का एक ही भगवान है, वो है वैल्यूएशन और वो है वेल्थ। राइट। और करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली हम वहां तक सोचते भी नहीं है कि मुझे अपने बिजनेस से क्या वैल्यूएशन भी मिलती है, क्या वेल्थ भी क्रिएट कर सकता हूं। जब तक ये स्टेट ऑफ माइंड हमारा नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी काम नहीं होगा। बिल्कुल, मैं तो देखता हूँ इतने हजारों लोगों से जब मिलता हूँ, प्रॉफिट बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ। मतलब कि प्रॉफिट बढ़ाओ लेकिन कैश फ्लो है नहीं। प्रॉफिट बढ़ा के भी मान लीजिए साल का 1 करोड़ का भी प्रॉफिट कमा लिया तो 10 सालों में 10 करोड़ कमा लिया, 100 सालों में 100 करोड़ कमा लिया। अगर 1 रुपया भी नहीं खर्चा, वैल्यूएशन का पता ही नहीं। पता ही नहीं सर। अभी सर्वोटेक का एग्जांपल ले लो, कहाँ 34 करोड़ की वैल्यूएशन और कहाँ 2,000 करोड़ की वैल्यूएशन। अगर वो 1 करोड़ महीना भी कमाता तो उसको 20 जन्म लेने पड़ते, जो उसने 5 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर कर यस, दिया। यस, 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 पता यस, ही नहीं है, बात ही नहीं हो रही है वैल्यूएशन की। यस। इसी तरह जगमोहन जी, जो अभी आईपीओ हम लेके आए तो 25 करोड़ के पैट पे आज 500 करोड़ की वैल्यू है उसकी। और करेक्ट। 500 में से 75% होल्डिंग उसके पास है, यानी कि प्रॉफिट तो 25 करोड़ ही कमा रहा है, राइट। लेकिन 375 करोड़ रुपए के उसके पास शेयर्स है, जो कभी भी, आज कल परसों, वो कभी भी कैश उसको कर सकता है। हाँ, करेंसी बन गई, शेयर करेंसी बन गई, करेंसी बन गई। वो करेंसी बन गई। तो ये सोच हमें पैदा करनी पड़ेगी। तो जितने बिजनेस ओनर्स हैं, अगर वो बिजनेस की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, वैल्यूएशन के बारे में नहीं सोचते, वेल्थ क्रिएट करने के बारे में नहीं सोचते, तो उनको बिजनेस बंद कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। सही बात है। बिजनेस के लिए सिर्फ अपनी मान लो रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरा करने के लिए वो कर रहे हैं, और इससे भी खतरनाक सिचुएशन क्या आ जाती है। रोटी कपड़ा मकान तो चलो ठीक है, यहाँ पर तो पिछला लोन उतारने के लिए अगली सेल की जा रही है, और अगली सेल करने के लिए वो लोन और बढ़ जाता है। पहले लिमिट थी 4 करोड़ की, फिर हो गई 10 करोड़ की, फिर हो गई 15 करोड़ की। उसके बाद पर्सनल लोन, एनबीएफसी का लोन, उसके बाद सप्लायर, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग। अब इससे बाहर निकलना है तो दिमाग कहाँ पर चलता है? 4 मशीन और लगा लो, एक नई फैक्ट्री ले लो किराए के ऊपर, किराए का सिस्टम। मतलब वो पता ही नहीं लग रहा, जैसे एक शराबी शराब के नशे में झूमता झूमता पता नहीं कहाँ चला था, कहाँ पहुंच गया। तो वो रोटी कपड़ा मकान से शुरू हुआ था, तो वो नेगेटिविटी के ऐसे दलदल में फंस गया। तो उसके बाद जिंदगी के अगले 12 साल पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। मुझे बिजनेस ओनर ने कहा कि जगमोहन, मैं ना 28 साल का था, तो वो ना ये गलती कर बैठा और 25 लाख नीचे आ गया। 25 लाख को ठीक करने के चक्कर में 4 करोड़ नीचे आ गया, 4 करोड़ को ठीक करने में भी 40 करोड़ नीचे हूं, और अब मैं 40 का हो गया हूं। उम्र 40 साल, लोन 40 करोड़। तो ये गलती इस जन्म में ठीक हो जाएगी क्या? तो मैंने कहा ये हम्म। कहानी है। सर देखिए क्या होता है, हम सोचते हैं मेरे पास एक बाल्टी पानी है। हाँ। एक बिजनेस ओनर के पास एक बाल्टी होती है पानी की, उसमें से उसको सारा खर्चा करना है। उसको डेटर्स को भी, क्रेडिटर्स को भी संभालना है, सैलरीज को भी संभालना है, अपने ऑफिस को भी संभालना है। बट जब आप अपनी वेल्थ अनलॉक करते हो और आईपीओ में आप जाते हो, तो आपके पास समुद्र ओपन अप हो जाता है। तो यस। यानी कि पैसे का समुद्र आपके पास आएगा। करेक्ट। काम करने के लिए दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो स्किल सेट और एक पैसा। हाँ तो मार्केट के अंदर आज 25,000 करोड़ रुपए की महीने की सीप लगती है, यानी कि 3 लाख करोड़। हाँ 2 लाख से 3 लाख करोड़ रुपए आप जैसे और मेरे जैसे लोग थ्रू सिप इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ। तो यस। वो ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हैं जैसी में हम काम कर रहे हैं। ये इसको थोड़ा मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा कि हम ना इस बात को परेशान होते हैं कि हमारी कंपनी में पैसा लगाएगा कौन, जो आपने मुद्दा छेड़ा है ना।
पैसा तो इंतजार कर रहा है, आप मांगो तो सही। जो हर महीने इम्प्लॉइज को, जो कि 90% लोग इम्प्लॉइज हैं, 10% बिजनेस ओनर हैं, और हर एक इम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपनी सैलरी का 10% इन्वेस्ट तो करता ही है, सिप में भी लगाता है। इसका मतलब है कि अच्छी बात है, सेविंग तो इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इन म्यूचुअल फंड ने भी पैसा कहीं तो लगाना है, वो यहीं पर ही लगाना है। तो मनी की स्केर्सिटी तो ना थी, ना है, और ना कभी रहेगी। तो होगी। फर्क सोच का है। मेरे पास जगमोहन जी आज की डेट में 10,000 करोड़ रुपए का फंड मैं देख रहा हूँ। राइट। अगर तो आप चाहते हो मुझे बिजनेस में पैसा चाहिए तो आई कैन गिव मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज टू ऑल बिजनेस ओनर्स विच आई हैव इन अवर, जो मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं अभी। वेरी नाइस। प्रोवाइडेड आपको जो मुझे दे दो, कोई बिजनेस ओनर कहेगा। तो मैं करेक्ट। उसका एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे हम जिम में जाते हैं, यस। तो जिम के अंदर 1 किलो के वेट से लेके 100 किलो तक का वेट होता है। करेक्ट। लेकिन हम उसको 100 किलो को तो नहीं उठाएंगे। नो। ना ना। उसके लिए हमें बॉडी बनानी पड़ती है, खुद को करेक्ट। तैयार करना पड़ता है, यस। सो दैट मैं 1 किलो से 100 किलो पे पहुंच पाऊं। एब्सोल्युटली। तो जिम बोलता है मेरे से जितना भी वेट ले लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम कितना लेना चाहते हो, कितना तुम कैपेबल हो। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से आईपीओ मार्केट, इन्वेस्टर मार्केट ये बोलती है जितना मर्जी मेरे से पैसा ले लो, आई विल गिव टू यू प्रोवाइडेड हमारी वो हैसियत हो उस पैसा को उठाने की। यस। यस, तो हैसियत मैं हो। आप सबको कहना चाहता हूँ, बिजनेस करने की दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो पैसा, जो जिसको हम इनफाइनाइट है, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, जितना पैसा आपको चाहिए आपको मिलेगा। राइट। नंबर टू, स्किल सेट, ये आपका खुद का होना चाहिए। करेक्ट। अगर मेरे अंदर स्किल सेट नहीं है, अगर मेरी बॉडी नहीं है 100 किलो का वेट उठाने के लिए, तो मेरे को प्रॉब्लम आएगी आएगी। अगर आपने बॉडी उसके हिसाब से बनाई, बॉडी मतलब आपका बिजनेस, राइट। आपने उस बिजनेस को इस तरह से तैयार किया, आपके सिस्टम्स अच्छे बने हुए हैं, आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा बना हुआ है, आपकी सेल्स पॉलिसी अच्छी है, आपकी टीम अलाइनमेंट है, आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी है, और आप एक पैसे को 2 रुपए कर सकते हो अपने बिजनेस में लाके, वो यूएसपी आपने क्रिएट की हुई है। तो यस। आपको मैं कमिट करके दे रहा हूँ आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जगमोहन जी, जितना पैसा चाहिए यस। उतना पैसा मैं आपको लाके दूंगा। ये मेरी बहुत कमिटमेंट है। मैं आपकी कमिटमेंट से पूरी तरह से एग्री करता हूं, और मैंने तो देखा भी है आपको एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करवाते हुए। और यहां पर ना, जैसे ही बिजनेस ओनर का ध्यान प्रॉफिट से हटकर वैल्यूएशन की तरफ हुआ, तो उस बिजनेस ओनर ने भी अपने बिजनेस को एज ए इन्वेस्टर देखना शुरू किया। जब अपने खुद के बिजनेस को वो एज ए इन्वेस्टर देखना शुरू करता है कि वैल्यूएशन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो वो जो रोज रोज की फायर फाइटिंग वाला झगड़ा है ना, उससे बाहर निकलता है। तो फिर वो कल्पना करता है कि अच्छा 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 अच्छा, जगमोहन ठीक ही कह रहा है, सिस्टम ड्रिवन। मैं ना बार बार बात करता हूँ, आई फोर सी अ वर्ल्ड, मैं विजुलाइज करता हूँ ए वर्ल्ड वेयर बिजनेस इज नॉट ओनली प्रॉफिटेबल बट कैश रिच, सिस्टम ड्रिवन एंड फाइनेंशियली फ्री। तो सिस्टम ड्रिवन के ऊपर फोकस ही वैल्यूएशन लेकर जा रही है, क्योंकि जैसे आपने जिम का एग्जांपल दिया, तो वेट इसलिए तो अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, सिस्टम ड्रिवन बनाना है। प्रॉफिटेबल कैश रिच बिजनेस वैल्यूएशन पे फोकस करते हुए आएगा, तो फिर वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएगा। मैं पूरी तरह से आपकी बातों को सेकंड करता हूँ। राइट। सो सर हमें क्या करना है, अगर कोई सोचता मुझे आईपीओ नहीं करना, सो मैं अभी तक 10,000 क्वेश्चंस के रिप्लाई दे चुका हूँ। हाँ। वाई शुड वी नॉट डू आईपीओ? हम्म। अगर आप बिजनेस की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते, अपने आफ्टर 10 ईयर्स अपने आप को कहाँ रखते उसके बारे में नहीं सोचते, अपनी नई जनरेशन के बारे में नहीं सोचते, तो आपको बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। होगा क्या अगर हम आईपीओ में नहीं जा रहे? तो 10 साल में, 20 साल में आप 10 करोड़ रुपए कमा लोगे, 20 करोड़ कमा लोगे, 50 करोड़ कमा लोगे, या 100 करोड़ रुपए भी कमा लोगे। हाँ। कभी उस लेवल पे स्केल अप कर ही नहीं पाओगे। देखो जो बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, अंबानी है, अदानी है, जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं, वो सारी सोचती क्या है? वो हाँ। बेवकूफ तो नहीं है, वो अपने आप को लिस्ट किया उन्होंने। करेक्ट। तो वो क्या सोचती हैं, वो सोच हमें भी चाहिए। जैसे कि मैं दोबारा आपकी बात को रिपीट करना चाहूंगा, फेक इट टिल यू मेक इट। राइट। अंबानी जी क्या सोचते होंगे टेबल पे बैठ के, सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे जो अपनी बोर्ड मैनेजमेंट की मीटिंग करते हैं, वो क्या बात करते होंगे? मैं बताता हूँ क्या बात करते हैं। वो बोलते हैं, उनके सारे बिजनेस के सीईओ वहां पे बैठे होंगे, देखो मेरी नेटवर्थ अभी 15 लाख करोड़ रुपया है, और मुझे इस साल तक 30 लाख करोड़ रुपए करनी है। ठीक है। ठीक है, अब तुम्हारे बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है? उसने कहा सर मेरी तो ना 1 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, मैं तेरे को टारगेट दे रहा हूँ, कल मुझे 2 लाख करोड़ करके देगा 1 साल के अंदर। ठीक है।
तो वो ब्रेकफास्ट पे आधा घंटा यही टाइम देते हैं और राइट। उसको डेली बेस पे वॉच करते हैं। करेक्ट। ऐसा कौन सा सेक्टर और ऐसा कौन सा सेगमेंट नहीं है जो रिलायंस नहीं देख रहा। राइट। अभी करेक्ट। मेरी बहुत बड़े बिजनेस, एक ऐसे कल बात हो रही थी बिजनेस से। अब उन्होंने उसके लिए काफी पैसा, एक वो बनाया, उन्होंने फंड बनाया है। वो बड़े बड़े हॉस्पिटल एक्वायर करने जा रहे हैं रिलायंस। करेक्ट। तो जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल चेन्स हैं उनसे उनकी बात चल रही है। और हो सकता है आने वाले टाइम पे रिलायंस अपने आप को एस्टेब्लिश करे वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन इन इंडिया। राइट। राइट। तो वो केवल यही बात करते हैं कि भी मुझे अपनी वेल्थ आज 15 लाख करोड़ रुपया है, इसको 30 लाख करोड़ करनी है, और जाओ कंपनियां खरीदो। वो सारी कंपनियां खरीदते हैं। बट मैं हम क्या बात करते हैं, हम्म वो साहब भाग छोड़ के भाग गया, वो वेंडर पेमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, उसके पैसे नहीं आ रहे, उसकी अटेंडेंस गलत लग गई। वो पांच, उसको हम अकाउंटेंट को यार 20,000 देने की बजाय 10,000 रुपये में लड़का रख लेते हैं। राइट। तो हमारे में और उसमें यही फर्क है। मैं इसको एक डे टू डे के लाइफ के रियल लाइफ एग्जांपल से भी अटैच करना चाहूंगा। इधर आपने रिलायंस के मुकेश जी का एग्जांपल दिया, तो मैं डॉक्टर डीके गुप्ता जी का एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक डॉक्टर जो कि सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी करता हुआ डॉक्टर, उसने क्या देखा कि उस सरकारी अस्पताल के अंदर जीवन रक्षक 3 इंजेक्शन रोज इशू होते हैं। तो वहां पे हर हॉस्पिटल में कोई ना कोई गलत स्टाफ होता है। वो 3 जीवन रक्षक इंजेक्शन में से एक लगाता है और 2 गायब कर लेता है, और उन 2 को किसी केमिस्ट को बेच देता है। अब उन 2 जीवन रक्षक इंजेक्शन की वजह से जाने जा रही है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर जान जा रही है। तो एज ए एमबीबीएस डॉक्टर बड़ा गुस्सा आता है उनको। वो उसको बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कहता है ऐसा ही होता है। वो सुपरवाइजर को शिकायत लगाता है, ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट तक पहुंचता है, वो कहते हैं ऐसा ही होता है। ऊपर ऊपर नीचे हर जगह जाकर इस बात को पहुंचाने की कोशिश करता है। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है जी, इतनी जनता भारत के अंदर है, क्या फर्क पड़ता है, 2-4 इंजेक्शन इधर उधर हो भी जाते हैं। इन छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर आप ध्यान मत दो। वो कहता है कि मैंने इसलिए थोड़ी पढ़ाई की थी, मैंने इसलिए शपथ थोड़ी खाई थी। मेरा तो था कि मैं इस प्रोफेशन में इसलिए आ रहा हूं कि मैं सेवा कर सकूं। तो वहां से क्या, उनके पास एक ही चॉइस बची कि वहां से उन्होंने, एमबीबीएस डॉक्टर ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। सोचो माँ पे क्या बीती होगी, पिताजी पे क्या बीती होगी, कितने साल लगा के डॉक्टर बनाया और सरकारी किसी बड़े हॉस्पिटल में लगाई, और घर के अंदर ही एक छोटी सी उन्होंने दुकान खोल ली, और जुकाम की दुकान दवाइयां और खांसी की दवाइयों तक पे चले गए। घर में भी हालत खराब, लेकिन उनका विजन एकदम क्लियर है कि मुझे सेवा भाव से काम करना है। और देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उनकी छोटी सी दुकान बड़ी जल्दी साथ वाली दुकान किराए पर ले ली। बड़ी जल्दी वो एक नर्सिंग होम बन गया। बड़ी जल्दी वो एक हॉस्पिटल बन गया। फिर उन्होंने और बड़ा काम किया तो ये एक बड़ा हॉस्पिटल बना लिया, फिर दूसरा हॉस्पिटल बना लिया, अब फेलिक्स हॉस्पिटल एक ब्रांड बन गया। अब उसके बाद वो बहुत सारे भारत के ना जाने कितने हॉस्पिटल्स हैं जो अच्छे से नहीं चला पा रहे, उनके अंदर वो एथिक्स डाल रहे हैं कि तुमने एथिक्स से काम करना है, चोरी नहीं करनी, गलती नहीं करनी, गलत तरीके से कभी किसी का बाईपास करा दिया, किसी को स्टंट डाल दिया, वो नहीं करना है, जो सेवा भाव से काम करना है। तो आज की डेट में वो अब आईपीओ के ऊपर भी हॉस्पिटल जा रहा है। सोचो वो डॉक्टर, वो सोच, जहां पर उन्होंने पहले दिन से ही देखा कि मुझे तो इस भाव को एक्सपैंड करना है, सिस्टम ड्रिवन करना है, वो साथ में ही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे रिलायंस या मुकेश अंबानी जितना रिसोर्स अवेलेबल होगा, मेरी सोच, मेरा माइंड सेट, जो सुनील जी शुरू में आपने कहा, तो वो अगर अवेलेबल है तो पैसा तो तैयार ही बैठा हुआ है इस तरह की सोच वाले लोगों की जिंदगी में आने के लिए। यस, सो सबसे पहले सर अपने आप को माइंडसेट ही बदलना है। बाकी सब चीजें बाद की हैं। सिस्टम्स कैसे बनेंगे, वो सब चीजें कैसे होगी, मेरा आईपीओ कैसे आएगा, कोई मेरा शेयर लेगा या नहीं लेगा, मुझे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये सब ऐसी बातें हैं। एक बार मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा सर मैं सोचा हुआ मैंने ये काम करना है, तो कैसे होगा। वो मुझे हंसने लगा। उसने मुझे एक बात बोली, सुनील जी आपको चंडीगढ़ जाना है दिल्ली से, हाँ। आप गाड़ी में बैठो और राइट। आप जाना स्टार्ट करो, जीपीएस लगाओ, लेके चलो। ठीक है अगर जी। आप ये बात सोचते हो मैं कैसे जाऊंगा, हम्म। तो कभी नहीं पहुंच पाओगे। राइट। ठीक है, आपको चलते चलना है। वो कह रहे जो रास्ता है वो पानी की तरह से है, वो अपने आप निकल के आएगा। राइट। आपको करेक्ट। रास्ता नहीं, आपको डेस्टिनेशन देखना है कि मुझे बिल्कुल। मेरी कंपनी को $1 बिलियन पे लेके जाना है, $multi-million पे लेके जाना है। जब तक आप ये विजन बनाओगे, होगा कैसे ये आपका काम नहीं है।
गॉट इट, गॉट आपको इट। वैसे ही लोग मिलते रहेंगे, वो जगमोहन जी मिलेंगे, कोई दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। वो यूनिवर्स अपने आप उन लोगों को मिलवाता चलेगा जिस चीज के लिए आप डिजर्व करते हो। एब्सोल्युटली। तो सुनील जी, अब ना हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सबके मन में ये सवाल पैदा हो रहा है, करना क्या है? अब बताओ, करना क्या है? यस, करना हमें। क्या है, सबसे सबसे पहले तो सर अपने आप को तैयार करना है कि भी यस। मुझे अपनी कंपनी को बड़ा करना है। मैं आईपीओ की बात ही नहीं करता। हाँ। आईपीओ एक फेक वर्ड है, उसको निकाल दो। मुझे ग्रोथ करनी है कंपनी की, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है, और मुझे वैल्यूएशन करनी है। ये राइट। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। करेक्ट। ग्रोथ एक उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। वैल्यूएशन अनलॉक करना और वेल्थ क्रिएट करना, ये मुझे बिजनेस का मेरा उद्देश्य है, और मुझे ये काम करना है। उसको करने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो हमें करनी होंगी। करेक्ट। यानी कि मुझे अगर आम का पेड़ लगाना है, तो उस पेड़ लगाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। आम का अच्छा बीज चाहिएगा, अच्छी खाद चाहिएगी, डेली पानी डालना पड़ेगा, और वो सारे काम करने पड़ेंगे जिससे वो आम आ जाए। राइट। उसी तरह से अगर मेरी कंपनी को बड़ा करना है, मुझे एक मल्टी मिलियन डॉलर या एक बिलियन डॉलर कंपनी बनानी है, तो उसके रास्ते में जो जो चीजें जरूरी है वो आपको करनी होंगी। करेक्ट। उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, प्रॉफिट तो करना ही है, आपको टर्नओवर बढ़ाना है, सिस्टम्स बनाने हैं, वो सारी चीजें करनी है। ठीक बट है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपको वैल्यूएशन को अनलॉक करना। हाँ। जैसे हम गेम खेलते हैं, गेम खेलते हुए लेवल 1 से लेवल 2 में जाते हैं, इसी तरह से वो चाबी खोलते हैं तब जाके लेवल 2 में जाएंगे। ठीक है। तो वैल्यूएशन की चाबी निकलती है आईपीओ से। ठीक है जी। जब गॉट तक आप आईपीओ में नहीं लिस्ट कराओगे अपने आप को, तब तक अपनी वैल्यूएशन को अनलॉक नहीं कर सकते। गॉट इट। करेक्ट। और वैल्यूएशन को अनलॉक नहीं कर सकते तो आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। ठीक है। और तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। चलिए, ठीक है, तो मैं ना यानी अब कि आपको। वैल्यूएशन को अनलॉक करने के लिए आपको आईपीओ की के रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, तो मैं ना इस जर्नी में करना क्या है कि को ना मैं रैपिड फायर क्वेश्चन की तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो राइट। आप जो है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और आप छोटे छोटे में आंसर करते जाएं, ताकि परफेक्ट। पूरी पार्टिसिपेंट को ना, जो हम आज सेशन कर रहे हैं ना, ऐसा सेशन ना तो जिंदगी में कभी किसी ने देखा होगा, ना सुना होगा। ऐसा सेशन अब हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए, मैं अपने 25 साल के एक्सपीरियंस और आपके 25 साल के एक्सपीरियंस को मिला के 50 सालों के एक्सपीरियंस के अंदर उन सभी सवालों का रैपिड फायर करने वाला हूं। पहला सवाल, क्या बड़ी सेल पे आईपीओ आएगा कि छोटी सी सेल पे आईपीओ आ जाएगा? देखिए, वैल्यूएशन की साइंस पैट पे डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा पैट आपके पैसे, आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं पैट की उससे। फुल फॉर्म क्या हुई? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि जो जेब में हाँ बचता है, टैक्स वैक्स काट के जो हाँ बचता है वो। हाँ। सेल से डेफिनेट, सेल से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा मतलब होता है, बट जो वन थिंग की बात करते हैं वो पैट है। वैल्यूएशन की डेफिनेशन पैट इंटू पी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। आपने सुना ज्यादा होगा। ज्यादा सेल नहीं, ज्यादा प्रॉफिट से आएगा। तो यस यस। आज मैंने कंपनी खोली है, मैंने अभी तो 3 4 10 महीने हुए अब कंपनी खोली है, तो मैं क्या आज ही आईपीओ में जा सकता हूँ कि मुझे इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, आपको 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, जब आप आईपीओ में जाने के लिए होंगे तो आपका ऑब्जेक्ट बन गया, आपने नई कंपनी बनाई है तो आपका विजन बन गया। तो मुझे अब, क्या ये जरूरी है कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही पहले दिन बनाऊं, कि ये आज मैं एलएलपी बना लूं और तीसरे साल में उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर दूं? देखिए, मैं सबको रेफर करता हूँ, आपको कंपनी ही बनानी चाहिए। आपको एलएलपी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एलएलपी में टैक्स भी ज्यादा लगता है। और जब तक हम उस सोच के साथ नहीं जाएंगे मुझे अपनी वैल्यूएशन को अनलॉक करना है, आप एलएलपी के मोड से कभी वैल्यूएशन अनलॉक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको शेयर इशू करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली हमें लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है। सो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, कंपनी बनाओ। भारत में जब कोई प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म से सीधा प्राइवेट कंपनी में जा रहा है, तो उसके ऊपर सेक्शन 222 कभी पैसे निकालना कभी डालना, कई उसने परचेज की एंट्रियां ना जाने कभी खड़ा कर रखा है, फिर फैमिली की एंट्री को क्लियर करना है। तो सुना है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर एंट्रियां सीधी करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मजबूरी से एलएलपी बनानी पड़ती है। सर ऐसा नहीं है। अब देखो, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, आज इंडिया में मेट्रो बन गई। ठीक राइट। है। मेट्रो से पहले तो कोई ऐसा सिस्टम था नहीं, आप किसी भी कैसे भी चल पड़ो, रेड करेक्ट। लाइट भी नहीं होती थी। करेक्ट। तो जितने ज्यादा सिस्टम्स बनेंगे उतना अच्छे सबके लिए फायदा होगा। तो मतलब इसी अगर तरह से आप। जब जीएसटी जीएसटी आ गया, या इनकम टैक्स का नया, अब नया इनकम टैक्स आ गया, तो ये तो एक सिस्टम है, ये तो डेलीगेशन की साइंस को यूज करते हुए हम एक अच्छे कंसल्टेंट को रखें, विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि हमें ग्रुप कंपनी के कंसेप्ट से ऑपरेट करना चाहिए और अपनी फ्रंट एंड कंपनी
हमेशा फ्रंट एंड कंपनी, अगर मुझे आज 100% क्लैरिटी है कि मुझे जाना ही आईपीओ में है, तो मेरी फ्रंट एंड कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। हाँ, बैक एंड कंपनी जो ट्रेडिशनली काफी समय से चलती आ रही है, जो कभी प्रोप्राइटरशिप थी या पार्टनरशिप थी या एलएलपी थी, उसको मैं मैनेज और मेंटेन करूं। और पूरी कोशिश रहे कि मैं ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर अपनी फ्रंट एंड कंपनी के अंदर सारा का सारा बिजनेस ही शिफ्ट करके चलूं। देखिए, प्रोप्राइटरशिप फर्म को हम करते हैं टेक ओवर, यानी कि कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म उसको टेक ओवर करते हैं, और कोई भी एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म है उसे कन्वर्जन करते हैं। तो राइट। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को कन्वर्ट करना है। कई लोग की गलती क्या करते हैं, वो नई कंपनी बना लेते हैं और पुरानी कंपनी को बंद कर देते हैं। राइट। उससे क्या होता है, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जब भी आप आईपीओ के बारे में सोचते हैं, वैल्यूएशन के बारे में सोचते हैं, तो पहला स्टेप क्या बनेगा? इफ यू आर ऑपरेटिंग एज एलएलपी, देन इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब हो ये रहा है कि जो एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म चल रही है, मोस्टली पार्टनरशिप फर्म चल रही है, तो लैंड जो है वो पार्टनर के नाम पर है, लेकिन सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल ने उसकी लैंड को कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है बैंक फाइनेंस के चक्कर में। लेकिन जब वो टेक ओवर करते हैं तो उस केस के अंदर लैंड तो इन एनी केस वहां से बाहर निकल ही जानी है। नहीं जगमोहन जी, अगर मान लीजिए किसी पार्टनर के नाम लैंड है, वो तो कभी भी बैलेंस शीट में आ ही नहीं सकती। वो लेकिन तो दिखा रखी है आधे भारत के अंदर जो है लैंड बिल्डिंग विंडो ड्रेसिंग के हिसाब से, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के हिसाब से नहीं दिखाई नहीं दे नहीं, रही ऐसा ऐसा अगर दिखाया तो मैं उसको गलत प्रैक्टिस मानता हूँ। कंपनी की अपनी एग्जिस्टेंस अलग होती है। अगर कंपनी के नाम से कोई भी देखो, प्रोप्राइटरशिप में दिखाना अलग बात है। प्रोप्राइटरशिप में आप दिखा दो क्योंकि वो आपकी की पैन नंबर आपका है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूँ तो वो तो एलएलपी रहती है। अगर एलएलपी के नाम कोई कंपनी, उसी को हम शो कर सकते हैं। तो आज अगर किसी ने मन पक्का कर लिया है तो वो सोचता है, क्योंकि मैं कर रहा हूं ग्राउंड रियलिटी जमीन की बात, वो कहता है कि मैंने इतने ज्यादा रायते फैला रखे हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में और प्रोप्राइटरशिप फर्म में कि जिसकी वजह से एंट्रियों को सीधा करना, सफाई करने के अंदर मुझे साल से 2 साल लगने हैं। तो उस केस में वो टेक ओवर में जाने की जगह एक नई लीगल एंटिटी खड़ी करने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, हमारा एक शरीर है, एक बॉडी है। हाँ। अगर बॉडी कभी बीमार हो जाती है तो डॉक्टर के पास है, उसको मार थोड़ी देंगे। उसको ठीक करो ना। और बिल्कुल। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं इंडिया के अंदर, बहुत मतलब पूरी दुनिया में डॉक्टर्स हैं। आप डॉक्टर हो, मैं डॉक्टर हूँ, और इतने न जाने कितने सारे लोग हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको जब वो बंद नहीं करते। जब वो ठीक करने की कोशिश करता है तो उसको ठीक करने में समय लगता है, और फिर कंसल्टेंट बोलते हैं कि अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी का 3 साल का टेन्योर नहीं है, तो लिस्टिंग की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपके पास कम से कम पिछले 3 सालों में 2 साल में प्रॉफिट नहीं है, तो एलिजिबल नहीं है, तो उसका समय और बढ़ना शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कन्वर्जन किया है या टेक ओवर किया, फुल कन्वर्जन किया, फुल टेक ओवर किया है, तो एक साल की बेनिफिट ही चाहिए बस। कन्वर्जन मान लीजिए मैं आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में करता हूं, तो जिस साल में कन्वर्जन होने के बाद पहली बैलेंस शीट आती है, तो पिछली कंपनी का जो चाहे वो यस, प्रोप्राइटर हो उसका भी पीरियड काउंट काउंट हो होता जाएगा। है। यस यस, वो काउंट होता है। एक साल ही चाहिए अपने को। आप और सिंपल ही मान के चलें, अगर मेरे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, रादर देन उसको मारने की बजाय उसको ठीक करूंगा। इसी तरह से कंपनियों में जो प्रॉब्लम है, देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं। आपको क्या लगता है, रिलायंस साफ सुथरी कंपनी चल रही है या टाटा की साफ सुथरी कंपनी चल रही है? नहीं। हमारी कंपनी में तो कुछ कलेश ही नहीं है। एबीसी वाले कलेश हैं, और इनके पास तो बड़े ग्रामर वाले कलेश हैं। चलिए, बहुत ठीक है। बढ़िया हो गया, कंसेप्ट क्लैरिटी आ गई है कि अगर आज 100% क्लैरिटी है कि मुझे आईपीओ के रास्ते पे जाना है, तो फिर आईपीओ के माइंडसेट से ही लेके जाना होगा। दूसरा बड़ा सवाल आता है, पिताजी नहीं मानते, चाचा जी नहीं मानते, ताया जी से तो जब बात करो तो घर में तो कलेश हो जाता है। अब घर में परिवार को संभालें या कंसल्टेंट की बात सुने? यस, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फैमिली अलाइनमेंट मीटिंग करता हूँ। और परिवार अपनी जगह ठीक है जगमोहन जी। हमारे पेरेंट क्या सोचते हैं कि जितना बड़ा काम करता है रोज कलेश करता है। राइट। तो मैं 10 साल से इसको देख रहा हूँ अपने बेटे को ना। पहले छोटा सा काम स्टार्ट किया था, छोटी टेंशन में था। उसने बड़ा काम कर लिया, बड़ी फैक्ट्री में, तो बड़ी टेंशन में आ गया। राइट। अभी आईपीओ में जा रहा है। करेक्ट। अभी तक तो इनकम टैक्स वाले, जीएसटी वाले पीछे पड़े हुए थे, फिर राइट। सेबी वाले पीछे पड़ जाएंगे हाँ। कि इसको पहले ही हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, शुगर रहता है, ये तो मर जाएगा। हाँ। ठीक है, बेटर रहेगा इसको आईपीओ में ना जाना दे। तो जब मैं को समझाता हूं ना, ये आप स्ट्रेस नहीं खरीद रहे, ये राइट। आप इसको वो खरीद रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ इजी कर रहे हैं इसमें। हाँ। तो जब ये साइंस उसको समझ में आती है, मैं इतनी सारी कंपनियों की मेंटरशिप करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई जगमोहन जी, उनके पेरेंट्स मुझे ज्यादा अप्रोच करते हैं कि भी हमारा आईपीओ लेके आओ। मेरा बेटे के पास टाइम कभी नहीं मिलेगा। मैं समझ अब आ नाम गया। नहीं बता सकता कंपनियों के, आप सब जानते हैं। सो
उनके पेरेंट्स के फोन आते हैं, मेरे बेटे को समझाओ, उसको बोलो आईपीओ लेके आए। क्यों? क्योंकि आईपीओ लाने के रास्ते पे आप अपने आप को रिलैक्स करते हो, स्ट्रेस से फ्री करते हो। करेक्ट। समझ आ गया, ये मैटर जो है वो अलाइनमेंट का मैटर है, यस। जिसके अंदर यस। अकेले से लड़के झगड़ के नहीं, आपकी तरह कंसल्टेंट को बीच में बिठा के बातचीत यस। करके उनके क्वेश्चन को समझ के उसके बाद अलाइन करते हुए जब सवाल का जवाब मिल जाता है तो बात बन जाती है। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है। वो कहते हैं जैसे ही हम आईपीओ के लिए जाते हैं तो वहां पर जो कंपनी के प्रमोटर हम बनते हैं, अपनी सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी लैंड, ये मेरी बिल्डिंग, ये मेरे पास पर्सनल पैसा, ये मेरा कैश इन हैंड, इतनी मेरी गोल्ड, इतनी मेरी ज्वेलरी, इतना मेरी बीवी के पास, इतना पिताजी के पास, सारी की सारी नेटवर्थ स्टेटमेंट जो है लिस्टिंग से पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के टाइम के ऊपर सारी डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसे तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब बैंक में कोई लोन लेगा, उसने हाँ, 10 लाख का भी लोन लिया, तो वहां पे नेटवर्क सर्टिफिकेट नहीं जाता? जाता है नेटवर्क सर्टिफिकेट। तो फिर वहां भी दे दो। तो यानी देखो कि क्या होता है, हम्म, हमें डर क्या लगता है? जिसने चोरी की उसको डरना चाहिए। हाँ, मान लीजिए आज जगमोहन जी हमारे पास सीबीआई वाले आ जाते हैं, करेक्ट, मान लेते रेड डालने के लिए सीबीआई वाले आ गए, तो मेरे से क्या निकाल लेंगे? राइट, अगर मेरा सब कुछ ठीक है हाँ। और सब कुछ सही है, तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मतलब ये ये तो है देखो कि गंगा है, आईपीओ ना एक गंगा है, अपने आप को पवित्र करने की वो एक रास्ता है। तो जितनी भी चीजें कर रखी है हमने पास्ट में, जब बैठोगे ना कंसल्टेंट के, सारी ठीक कर लो, और सारी ठीक हो जाती हैं। राइट, और हम अपने आप को जितना दोषी मानते हैं उतना दोषी हम एक्चुअल में है नहीं। हम प्लानिंग से ललित अच्छे मोदी हैं। नहीं है, हम विजय माल्या नहीं है जो देश छोड़ के भागे, देश का पैसा खा गए, ऐसा नहीं है। क्या हुआ, हमारे घर में कोई 100-200 ग्राम, आधा किलो सोना फालतू पड़ा होगा, दो प्रॉपर्टी हमने ले रखी होंगी, तो ये बड़ा पीनट्स है, इसको कोई नहीं गिनता, कोई देखता भी नहीं है। एक अगर डर। ऐसा होता तो अभी तक 1500 कंपनियां एसएमई पे लिस्टेड हो चुकी हैं। करेक्ट, तो उनके लिए तो बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता। करेक्ट। तो यहाँ पर एक एक सवाल और आता है, क्योंकि ये सवाल जनता पूछ रही है, आज दिल से पूछ रही है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी मिथ का समाधान होने दो। जनता पूछती है, बिजनेस ओनर डरता है कि आज तो आपने मेरा शेयर लिस्ट करवा दिया एसएमई एनएससी के ऊपर, 34 रुपए के हिसाब से मेरा शेयर लिस्ट हो गया। चलो, किसी तरीके से एक साल तक 34, 35, 36, 35, 36, 40 रुपए तक घूमता रहा। अचानक से मुंबई में बैठा हुआ कोई ऑपरेटर देखेगा, क्योंकि मेरे शेयर में कोई बड़ा वॉल्यूम तो हो ही नहीं रहा था, तो मैं उसकी रडार के अंदर आ जाऊंगा। फिर वो मेरे शेयर को पेनी स्टॉक बना देगा। वो 40 रुपए के ऊपर पहले खरीदना शुरू करेगा, खरीदना शुरू करेगा, धीरे 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 6 महीने वो उसकी बाइंग करेगा, फिर धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ाएगा, फिर उसको बेचना शुरू करेगा, कट 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 अपनी मर्जी से। जब उसका दिल करेगा 26 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए पे ले आएगा, फिर उसका मन करेगा बढ़ाएगा। तो कहीं बहुत कम वॉल्यूम होने की वजह से मैं किसी संकट में तो नहीं फंस जाऊंगा, किसी ऑपरेटर के हाथ की कठपुतली तो नहीं बन जाऊंगा? देखिए, यहीं पे आपको सही राइट चाहिए होता है। जब हाँ, आपके पास एक अच्छा कंसल्टेंट है, वो आपको एडवाइस करता है। हाँ, अब जो शेयर्स आपके पास रहेंगे, जब जो मतलब जिसके पास रहते हैं, रिटेलर के पास कभी शेयर नहीं होते। हाँ, आप ये मान के चलो, टोटल 100% में से 74.5% शेयर तो मैनेजमेंट के पास ही रहने हैं। करेक्ट, और उसमें से करीब 20%, 15 से 20% शेयर आपके इन्वेस्टर्स के पास होंगे, जो ठीक बड़े है, इन्वेस्टर्स हैं। राइट, जैसे हम भी इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे बड़े बड़े हाउसेज हैं, ठीक है, राजस्थान ग्लोबल है, आशीष कचोलिया है, राकेश झुनझुनवाला है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। तो ठीक दे है, आर द बिग नेम्स, एचडीएफसी बैंक है। तो इन राइट, लोगों के पास पैसा, इन लोगों के पास शेयर्स रहते हैं, वो करेक्ट, दे आर नॉट ऑपरेटर। ओके, और पब्लिक के पास जो शेयर्स आपके रहते हैं, हार्डली 8 से 10% शेयर रहते हैं, ओके, और कभी भी उसको ऑपरेट कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो तो ये अब साइंस गलत है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड हम उसमें ट्रैप में खुद ना फंस जाएं। यानी हाँ, कि काफी मैनेजमेंट सोचती है मेरे शेयर को प्ले कर दो, हाँ, तो मेरे शेयर को प्ले कर दो, कुछ लोग बताने के लिए आएंगे, हम आपके शेयर को 100 रुपए पे ले जाएंगे, और ठीक, आप उसको अच्छा लगता है मेरा शेयर 100 रुपए का हो जाएगा, और उसके बदले हम आपसे ये फीस चार्ज करेंगे XYZ। करेक्ट, तो करेक्ट, आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना। करेक्ट। तो आप जिन अपने लोग शेयर पे ध्यान दो, प्रॉफिट पे ध्यान दो। वैल्यूएशन की साइंस केवल एक ही साइंस है, पैट इंटू पी। पैट हाँ, आपने देना है, पी मार्केट देगी। करेक्ट, बिल्कुल इसलिए ठीक है, कभी भी प्ले शेयर नहीं हो सकता, अनलेस आपकी खुद की उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो तो। बिल्कुल ठीक है। इसलिए ये माना गया है कि आपको अपने शेयर में
उतना ही ऑपरेट करना है, इस तरह के लालचों में नहीं पड़ना। लेकिन आजकल ना मार्केट में बहुत सारी डील आती हैं, कहते हैं हमारा गुड़गांव में ऑफिस है, इन्वेस्टर ऑफिस हमारा बेंगलोर में है, हमारा मुंबई में है, हमारा इधर उधर ना जाने कहाँ पर है। तो वो बोलेंगे चलिए ठीक है, मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ, 10% प्रेफरेंस शेयर तो मुझे दे दो। अच्छा, और बाकी अब मेरी जिम्मेदारी है, 10% शेयर मेरे नाम पे करो, ये पकड़ो 6 करोड़ रुपए और आपके मैंने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। और बाकी अब हम 25% मार्केट में डाइल्यूट करेंगे। इसका मतलब है 10 मेरे हो गए, 25 जो है वो एनएससी आईपीओ के अंदर में आएंगे। और फिर कहते हैं कि उस समय के ऊपर भी मुझे 5% और चाहिए होंगे। तो 25 + 10 35 हो गए, 5 फिर और मांगेगा, वो हो गए 40। फिर वो बोलेगा कि 5% थोड़े आपको ईसोप भी बीच में निकाल के चलने हैं, मेरे एक दो बंदे हैं, तो आप उसको अपना सीए हायर कर लो, इसको सीएफओ हायर कर लो, उसको कंपनी सेक्रेटरी हायर कर लो, उसकी लाख रुपए महीना सैलरी कर दो, थोड़े थोड़े उनके नाम पे शेयर भी कर देना। तो खींच खचा के हमारे से वो 45% की शेयर होल्डिंग ले जाते हैं। और हमें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि आज की डेट में वैल्यूएशन आपकी 50 करोड़ की है, सारा काम हम करेंगे, आपकी वैल्यूएशन 500 करोड़ की हो जाएगी। और 500 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर आपका देखा जाए तो मात्र 55% ही आज के 100% से कई गुना ज्यादा होगा। तो हमें इस तरह के ट्रैप में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, सच है झूठ है, ये क्या चल रहा है मार्केट में सुनील जी, क्या हो रहा है ये? सर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अनफॉर्चुनेटली देखिए, आप कैश फ्लो करते हो, ठीक राइट। है, तो आप तो ईमानदारी से कर रहे हो, यस। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ईमानदारी से नहीं कर रहे होंगे। राइट। इसी तरह से आईपीओ मार्केट के अंदर कोई ब्रांड तो है नहीं, मैं भी कोई ब्रांड नहीं हूँ, ठीक मेरी है। पर्सनल रिलेशनशिप है, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप है, तो राइट। कोई भी आके कुछ भी बोल के जाएगा, और करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली वो अपने फायदे की बात करके जाएगा। हम्म। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपके थ्रू जितने बिजनेस ओनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी आईपीओ के लिए बन रही है, कभी भी प्राइवेट इक्विटी में जाना ही नहीं है आपको। आहा। आपको प्राइवेट इक्विटी तब जाना है जब आपकी एलिजिबिलिटी आईपीओ के लिए ना बने। राइट। तो राइट। आईपीओ जो, देखिए, स्ट्रेस जो है वो प्राइवेट इक्विटी में हमेशा आपको स्ट्रेस देगा। वो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, मेरे को 5 करोड़ रुपए दे के चला गया, यार वो दे के तो चला गया, तुमसे 10% इक्विटी भी तो ले गया। हाँ, 10% नहीं, इक्विटी चला गया, यस। बिल्कुल भी आपको नहीं करना। मेरा हमेशा फोकस ये रहता है, मैं आपसे सिंगल एक शेयर भी डाइल्यूट करने के लिए नहीं बोलता। फर्स्ट स्टेज पे आप आईपीओ पे करो, 25% से कम में हम आईपीओ नहीं ला सकते, ये मेरा बीज है। करेक्ट। मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, आम का जब पेड़ लगाते हो तो उसके लिए 25% इक्विटी आपका बीज है, ठीक है। वो तो आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आपके पास गैप बचता है 24% का, राइट। क्योंकि 49% इक्विटी आप डाइल्यूट कर सकते हो। उस राइट। 24% इक्विटी से ही आपको बड़े बड़े आम लगाने हैं। करेक्ट। तो आपको लेवल 1 2 की फंडिंग लेनी है, लेवल 3 की फंडिंग लेनी है, आपको एग्जिट पॉलिसी लेनी है, तो 24% होल्डिंग आपकी तब काम आने वाली है। करेक्ट। तो मैं करेक्ट। इक्विटी के बारे में बोलता हूँ, राइट टाइम पे राइट पर्सन्स को राइट वैल्यूएशन के साथ डिस्पोज ऑफ करनी है। गॉट तो इट। मैं 1% भी किसी को एडवाइस नहीं करता अपनी कंपनी में प्राइवेट इक्विटी करो, अनलेस अनलेस उसकी बिल्कुल ही मजबूरी हो जाए, वो कस्टमाइज है। चलिए, मैं आपका पूरा समझ गया। तो इस सवाल का आप किस तरह से जवाब देंगे? कोई कंसल्टेंट ऐसा आता है, वो बोलता है देखो जी, आज आप बैंकों का ब्याज भर रहे हो, नॉर्मल बैंकों का ब्याज 9% होता है, लेकिन आपकी कंपनी की हालत ऐसी है कि डेप्ट बहुत ज्यादा हो गया है, और आपने 1% के ऊपर मार्केट से उठा रखा है, यानी कि 12% पर एनम दे रहे हो। अगर 12% पर एनम दे रहे हो तो 2 सालों में 24% हो गया। आप एक काम करो, मेरे से एक सौदा कर लो, तो जितने पैसे मैं आपको लाकर दूंगा उसका 22% मेरा। देखा जाए तो मैंने तो आपका 2 सालों का ब्याज एक साथ में काट लिया, बाकी पैसा सारा का सारा मैंने आपको लाके दे दिया। ऐसा पैसा लाके दे दिया जिसके ऊपर जिंदगी भर आपने ब्याज नहीं भरना। आपने तो बाद में 2 सालों में ब्याज भरना था, मैंने आज ही दे दिया। और 22% आज मुझे दे दो। फिर वो क्या करता है, किसी मर्चेंट बैंकर को ऑर्गेनाइज करता है, बॉम्बे वाले को, फिर कर करा के कहता आपको कुछ नहीं करना जी, जहां जहां मैं कहूँ साइन करते जाओ, साइन करते जाओ, साइन करते जाओ। और अभी 22% में से 2% अभी दे दो, साइनिंग अमाउंट, टोटल अमाउंट मैं आपको जो लाके दूंगा। और बाकी जो मेरा बचा हुआ 20% है, वो जो पैसा आपके बैंक में आ जाए तब मुझे 20% दे देना। देखा जाए तो आपका रिस्क कितना है, अभी मात्र 2% ही तो दे रहे हो, बाकी मैं ही लाके दूंगा और मुझे दे देना। तो इसके अंदर क्या क्या कालापन है, ये क्या गड़बड़ है, ये क्या चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, ये ना दुकान बना रखी है लोगों ने, हाँ। जो इन्वेस्ट करते हैं उनको फंसाते हैं, और कंपनी की वजह से लोग फंसते हैं।
हाँ। आपने वो जसपाल भट्टी की देखी होगी ना, वो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाली पी कहानी, पी 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 पी, हाँ। पीपी वाली। अब मैं सिंपल पूछता हूँ, हमारा पूरी बॉडी अनमोल है जगमोहन जी। मैं राइट। इस बॉडी को शेयर होल्डिंग से कंपेयर करता हूँ। अगर कोई मुझे बोलता अपनी आंख दे दो, 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप हाँ। दोगे? नहीं। तो वो बात यहाँ भी एप्लीकेबल होती है। करेक्ट। ये मेरे बिजनेस की आंख है, कोई मेरी किडनी है, सौ राइट। परसेंट होल्डिंग है आपकी, अपना शरीर काट काट के आप दे रहे हो। राइट। भाई करेक्ट। आप हार्ट दे दो मेरे को, मैं आपको हाँ। 50 करोड़ दे देता हूँ। करेक्ट। आप आंख दे दो, मैं इतना दे देता हूँ। करेक्ट। इसी तरह से आपकी इक्विटी बड़ी बेशकीमती है। राइट। तो राइट। जैसे हम बॉडी से प्यार करते हैं, उसी तरह से अपनी करेक्ट। इक्विटी से भी प्यार करो। राइट, तो अब ठीक है, इसका आपको ट्रैप में नहीं फंसना। ऐसे तो आपको मिल जाएंगे, किसी किडनी खराब हो रखी है जी, मैं आपको ना 10 करोड़ रुपए दूं, किडनी बेच दो। तो बेच राइट। दो किडनी, अगर किडनी बेच सकते हो तो शेयर होल्डिंग भी बेच सकते हो। राइट, बड़ा आपने ना इमोशनली टच करता हुआ जवाब दिया, यानी कि जो इतना ज्यादा चाचा जी, ताया जी, पिताजी, बड़े बुजुर्ग जो डरते हैं, परेशान होते हैं, दिक्कत में आते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह के ना जाने कितने किस्से सुन रखे हैं, 22% यस। वाले और उल्टे सीधे, जिसकी वजह से उनको डर लगता है कि मेरा जवान बच्चा जो भी 22 साल का है, स्टार्टअप का है, कि कहीं इन भेड़ियों के चंगुल में तो नहीं फंस गया। इसलिए इतनी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें ना कर जाए, तो ना वो अलाइनमेंट मीटिंग में आते हैं और डांट डपट के उसको बिठा देते हैं कि जब तक पकड़ा जाए। तो इसका मतलब ये है कि इतनी खूबसूरत, बढ़िया, शानदार अपॉर्चुनिटी गलत कंसल्टेंसी के द्वारा, गलत चीजों होने की वजह से खराब हो रही है। तो जो शुरू में आपने बात की थी माइंडसेट की और राइट कंसल्टेंट की, तो वहां पर अब हम यूनिफॉर्मली पहुंच रहे हैं। क्या कहना है इस पे आपका? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं सबको कहना चाहता हूँ, एक सरल और सही की डेफिनेशन काम करती है। जो आपको लगता है सरल है, वो पैसे बोला 10 करोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, तो हाँ। बड़ा सरल है दे रहा है? नहीं, सरल कभी सही नहीं हो सकता और सही कभी सरल नहीं हो सकता। हाँ, वेरी अगर डीप। आप ये फंडामेंटल हम समझ लें अपने आप से, तो करेक्ट। आप एक शेयर भी किसी को नहीं दोगे। हाँ। यस। और यस। वो ये भगवान को ढूंढने वाली कहानी है जगमोहन जी। आप जो भी लोग आपके पास आते हैं, बिजनेसमैन के करेक्ट। पास आते हैं, देखिए, अब सब जगह तो मैं भी नहीं पहुंच सकता, और मैं ये नहीं कह रहा मेरे से अच्छा कोई नहीं है। बहुत राइट। इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे। तो अगर आप 4 लोगों से मिलोगे, 6 लोगों से मिलोगे, राइट। अपने आप आपका दिल बोल देगा भाई ये बंदा ठीक है। करेक्ट। तो करेक्ट। अगर करेक्ट। कोई भी आपके पास ऐसा बंदा आ रहा है, तो कम से कम आप 3 4 लोगों से मिल लो। मिलने यस। के तो कोई भी पैसे नहीं लेता। एब्सोल्युटली। और जो ज्यादा लुक्रेटिव लगता है उसको छोड़ दो। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जगमोहन जी। मैं छोटा था, 10 साल का था। तो मैं हरियाणा से हूँ, जींद से हूँ। तो क्या हुआ, गली में कोई ना आया कि भी आपके जो भी डायमंड्स हैं, जो भी गोल्ड है, उसको हम साफ करते हैं, हाँ। उसको साफ कर देंगे। तो उस टाइम तो इतनी ज्यादा लिटरेसी थी, तो ज्यादा करेक्ट। लोग समझते हैं। मेरी मम्मी ने अपनी गले की चैन निकाल के उसको दे दी, हाँ हाँ हाँ। कि भी तू मेरी चैन को साफ कर दे। ठीक है। उसने उसको जो भी मुझे लगता है 20 25 ग्राम की जो भी चेन होगी, ठीक है। उसने उसको उसमें डाला और उठा के मम्मी को दे दी, वो साफ हो गई। ठीक है। मम्मी ने हाथ में लेके देखा, है तो हल्की हो गई। हाँ हाँ समझ हाँ। आ जाती है वो चीज तो उसको। यस यस तो उसने यस। तुरंत उसको रोका, हाँ हाँ। हमने उसको बिठाया, उसने उस तेजाब में से एक गोली निकाल के दी, जो उसका बचा हुआ एक्सट्रैक्ट था। उसने हाँ। गोल्ड को उसमें से निकाल लिया था। राइट। गॉट इट। अब ये सोचना सबके ऊपर एप्लीकेबल होती है। यस यस यस। आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतने सारे लोग, मतलब लोग आपके पास आते हैं, धंधा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारी कॉन्सियसन अपने आप हमें बोल देगी भाई ये बंदा ठीक है, ये बंदा गलत है। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। तो किसी को भी सोना निकालने के लिए वो अलाउ मत करो। अपनी आत्मा की सुनो उसके अंदर। एब्सोल्युटली, और देखिए किस तरह से, मतलब पता ही नहीं लगा चाय पे चर्चा करते करते कब 7 के 8 बज गए हैं। और मन कर रहा है कि बस इस तरह से गुफ्तगू चलती रहे, बातचीत चलती रहे, गहराई में पहुंचते चले जाएं। लेकिन उससे पहले ना 3 क्वेश्चन हमारे पार्टिसिपेंट के आए हैं, किसी की भी रसना कोई खाली ना रह जाए। मैं उन क्वेश्चंस को पहले क्विकली पढ़ता हूँ, तो साथ साथ आप शॉर्ट में उनके आंसर भी करते जाएं। तो मैं क्विक क्वेश्चन पढ़ूंगा, शॉर्ट में आप आंसर करें। क्वेश्चन है पंकज एस शर्मा जी का। सर, what if we need additional fund for growth? What's the alternative rather than bank loan? देखिए, ये कस्टमाइज क्वेश्चन है पंकज जी। आप बैंक लोन आपके पास है, खुद की इक्विटी आपके पास है, उसके अलावा प्राइवेट इक्विटी में भी आप जा सकते हो, आप आईपीओ में भी जा सकते हो, आप एआईएफ के थ्रू डेब्ट फंड भी ले सकते हो, आप एनबीएफसी में भी जा सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट्स हैं। बट आपके लिए सुटेबल क्या है, जब तक आपके साथ बिजनेस में हम समझ नहीं लेते आपके प्लान्स क्या हैं, आपकी स्केलेबिलिटी क्या है,
तो तब तक मैं आपको राइट आंसर नहीं दे पाऊंगा। भाई आपको जाना कहाँ चाहिए, इट्स ये एक कस्टमाइज क्वेश्चन है, लाइक आपको कितने एमजी की टेबलेट देनी है और कौन सी देनी है। तो जब तक वो टेस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं कमेंट पास नहीं कर सकता। बट यस, मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपकी। कैपिटल, बैंक लोन, एनबीएफसी, एआईएफ लोन्स, और प्राइवेट इक्विटी और आईपीओ, मल्टीपल जो सोर्स ऑफ फंड है। बट आपके लिए किस टाइम पे कौन सा सुटेबल है, जब तक आपके साथ बैठ के उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, सो आई कैन नॉट पास कमेंट ऑन दैट बिल्कुल थिंग। सर, मीटिंग पक्की। कैश फ्लो समिट 2026 11 छब्बीस। अप्रैल को ताल कटोरा स्टेडियम में 1 to 1 पर्सनली मिल के पंकज शर्मा जी आपने बातचीत करनी है हमारे डॉक्टर साहब से, और आपके पर्सनलाइज सवालों के जवाब मिलेंगे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब द बिजिएस्ट पर्सन डॉक्टर सी एस सुनील गुप्ता जी, उन्होंने एक दिन अपना एलोकेट किया है कि उन्होंने कहा कि जगमोहन भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा दिन साथ होऊंगा, और तुम्हारे जितने भी पार्टिसिपेंट है, दोस्त है, जिनको सही गाइडेंस चाहिए तो उनको वो प्रोवाइड करेंगे। बाकी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पर दें, सो दैट कि जो आपसे अप्रोच करना चाहें वो आपको अप्रोच कर पाए। और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं आयुष आचार्य जी का। सर, कितना पैट मिनिमम एज ए बेंचमार्क होना चाहिए एसएमई आईपीओ लाने के लिए? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है, या कि बेस लाइन है जो इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। हर बिजनेस अलग है, हर इंसान का डीएनए अलग है, इसी तरह से आपके बिजनेस का डीएनए भी अलग है। जैसे हम हर इंसान को एक नहीं मान सकते, उसी तरह से हर बिजनेस सेगमेंट को हम एक नहीं मान सकते। आपको अपनी यूएसपी खुद से क्रिएट करना होगा। आप अपने बिजनेस के अंदर आप खुद के आइकॉन बनो। जैसे कि जगमोहन जी कैश फ्लो में काम करते हैं, उनकी यूएसपी कैश फ्लो है। तो कोई भी कैश फ्लो की बात करे, जगमोहन जी की बात करेगा। और जबकि इतने सारे लोग कैश फ्लो पे काम करते हो, इसी तरह से आप जो भी काम करते हो, आपको भी अपनी इंडस्ट्री का जगमोहन बनना है। ठीक है। जब अपनी इंडस्ट्री के आप जगमोहन बन जाएंगे, तब उसमें से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। इंडस्ट्री कभी उसमें वैल्यू नहीं करती। बट यस, जो पैट की आपने बात की, तो कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का पैट आप रखो। और उसके बाद हम रोड मैप बनाए 10 साल का, और 1 से 2 साल के अंदर अपने आईपीओ की तैयारी करो। आइडियली आपका 8 से 10 करोड़ का अगर पैट है, देन आई एडवाइस कि भी आप आईपीओ में जाओ। ये मेरी एडवाइस रहती है। आल दो आपकी 1 करोड़ के पैट के ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है, बट मेरा ये मानना है 2 से 3 करोड़ के पैट पे आप तैयारी करना स्टार्ट करो। 2 साल तक अपने गैप्स को ठीक करो, सिस्टम्स लगाओ, पैट को पक्के में कन्वर्ट करो, अच्छे कंसल्टेंट को हायर करो, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करो, अपने ईआरपी लगाओ, सेल्स को ऑप्टिमाइज करो, अपनी यूएसपी क्रिएट करो। इसके लिए 1 से 2 साल का टाइम रखो। जब 8 से 10 करोड़ का पैट हो जाएगा, देन उस पर छक्का मार दो और अपना आईपीओ लेके आओ। बहुत ही बढ़िया, शानदार, एकदम बहुत मजा आ रहा है आज के सेशन में ना। मतलब ऐसे ऐसे जवाब मिल रहे हैं कि मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है। 50 सालों के जवाब जो है वो एक ही पॉडकास्ट में आप दे रहे हैं सुनील जी, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर एसएमई आईपीओ एंड मेन बोर्ड आईपीओ हैव डिफरेंसेस? व्हाई सम पीपल से ओनली मेन बोर्ड आईपीओ अच्छा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ जगमोहन जी, अगर मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया है, क्या मेरा दिल्ली में घर खरीदने का राइट नहीं बनता? बनता है। तो क्या मैं साउथ दिल्ली जाके 50 करोड़ की कोठी करूँ या 30 करोड़ की कोठी करूँ? नहीं ना। नहीं। तो जिसकी जैसी औकात वैसा घर। ठीक है। इसी तरह से एसएमई आईपीओ छोटा आईपीओ है। राइट। आप एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहे हो। राइट। ठीक है। जो मेन बोर्ड आईपीओ बड़ा आईपीओ है। आप करेक्ट। एक बड़े बंगलों में रहते हो। राइट। अगर मैं बड़े बंगले की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही, तो ऐसा नहीं है मुझे अपना छोटा अपार्टमेंट नहीं खरीदना। करेक्ट। अब उसकी वजह से बड़े बनोगे। देखो, लोग क्या बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं पहले बड़े बन जाओ तो आईपीओ लेके आना। राइट। मैं कहता हूँ बड़ा बनने के लिए आपको आईपीओ लाना है। वेरी तो नाइस। अगर ये अंबानी जी ने 2.5 करोड़ का आईपीओ नहीं किया होता, तो अंबानी आज अंबानी नहीं होता। हाँ, एग्री। करेक्ट। तो करेक्ट। आपको रास्ते ढूंढने हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? अपनी वैल्यूएशंस को अनलॉक करना और वेल्थ क्रिएट करना। राइट। उसके लिए जो मुझे करना पड़े करे। करेक्ट। तो आईपीओ एक रास्ता है, आईपीओ एक बीज है। उस बीज को नहीं लगाओगे तो बड़े आम हमें मिलने वाले नहीं है। एब्सोल्युटली। रही एब्सोल्युटली। एसएमई और मेन बोर्ड की बात, मेन बोर्ड में आपका प्रॉफिट अगर 50-100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 50 करोड़ का, तब हम मेन बोर्ड में जाते हैं। ठीक है। उससे कम 30-40 करोड़ से कम पे हो तो हम एसएमई पे जाते हैं। बट ठीक। स्टिल दिस कस्टमाइज क्वेश्चन। जर्नी है, जर्नी है। मतलब अगर मैं 2-3 करोड़ के प्रॉफिट फोकस कर रहा हूँ तो मेन बोर्ड 50 करोड़ पे अभी क्यों सोचूंगा? मुझे तो जर्नी जीनी है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसी जैसे आपने पूछा क्वेश्चन, मेन बोर्ड डेफिनेटली मेन बोर्ड बड़ा अच्छा है। बट अगर मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही मेन बोर्ड की, तो हाँ। उसका मतलब ये नहीं है मैं
ऐसे में भी नहीं लूंगा। जिस गली में तेरा घर न हो साजना, उस गली में हमें तो रहना नहीं। तो अभी जर्नी को एंजॉय करेंगे और बीज रखेंगे लिस्टेड कंपनी वाली, और शुरुआत करेंगे एसएमई से, और उसके बाद मेन बोर्ड में जाएंगे, जैसे सर्वोटेक वाला गया, जैसे और ना जाने कितने जाते हैं। तो सीडी बाय सीडी पहले चलेंगे। अच्छा, तो अभी मैं एक चीज चेक कर लेता हूं, जिसने अभी तक कैश फ्लो समिट में रजिस्टर्ड नहीं किया तो मैंने लिंक दे दिया है। तो अब इस दिलचस्प डिस्कशन को और आगे कंटिन्यू करने के लिए ना, बाकी 1 to 1 फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर भी चर्चाएं चलने वाली हैं। तो जल्दी से लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर लो। 11 तारीख को ही ये हमारा कैश फ्लो समिट है। और आखिरी क्वेश्चन मैं लेता हूं, आप रजिस्टर करते रहो और मैं आखिरी क्वेश्चन लेता हूं। कपिल जैन जी का क्वेश्चन है, आखिरी है ये। सर, एक रूफ में हम दो पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, तो उसको कैसे सिंगल प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करें? अगर हाँ, करेंगे तो दोनों की क्रेडिबिलिटी हमें मिलेगी क्या? देखिए, वैल्यूएशन की साइंस क्या बोलती है? डोंट डू वन बिजनेस इज मल्टीपल कंपनी राइट। एंड डोंट डू मल्टीपल बिजनेस इन वन कंपनी। ये साइंस है वैल्यूएशन की। यानी कि एक जैसे क्रिकेट का प्लेयर तो क्रिकेट ही खेलेगा, फुटबॉल नहीं खेलेगा। राइट। इसी तरह से मेरा एक बिजनेस है रिटेल स्टोर, एक मेरा बिजनेस है डॉक्टर का हॉस्पिटल। गॉट इट। तो मैं दोनों क्लब कभी नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों सेगमेंट अलग अलग है। राइट। अगर आपका एक सेगमेंट है और डिफरेंट कंपनियां चला रहे हैं, देन यू शुड मर्ज इट। गॉट इट। अगर आपका एक सेगमेंट नहीं है तो आपको अलग अलग रखना है। तो वैल्यूएशन की साइंस क्या बोलती है? डोंट डू वन बिजनेस इन मल्टीपल कंपनी, राइट। डोंट डू मल्टीपल बिजनेस इन वन कंपनी। दिस इज द साइंस ऑफ वैल्यूएशन। गॉट इट। गॉट इट। गॉट इट, एब्सोल्युटली। बहुत खूबसूरती के साथ में आपने क्लियर कर दिया है, और बड़ा मजा आ रहा है डिस्कशन का। और मैं जल्दी से सभी को बता दूं कि ये डिस्कशन जब होती है ना, ये मतलब कि पिकासो की पिक्चर बनाने के बराबर है। कि इतने अनुभव के साथ में सुनील जी एकदम ऐसे 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 अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जा रहे हैं। तो आपने कैश फ्लो समिट 2026 में इसलिए आना है क्योंकि ग्लोबल बिजनेस मूवमेंट शुरू हो चुकी है, कैश फ्लो रेवोल्यूशन की। यहाँ पर 2500 से ज्यादा पैन इंडिया से रियल बिजनेस की स्टडी के साथ में, कॉमन गोल के साथ में हम सब मिल रहे हैं कैश फ्लो रेवोल्यूशन के लिए। स्टेडियम एक्सपीरियंस के अंदर रेड कारपेट के ऊपर ग्रैंड वेलकम करने के लिए 18 सॉल्यूशन के साथ में हम तैयार खड़े हैं। सामने स्टेज है, बीच में कुर्सियां हैं, साइड पर स्टेडियम की चेयर है, साथ ही 18 के 18 स्टॉल के सॉल्यूशन लगे हुए हैं। चर्चा पे चर्चा चल रही है पैनल डिस्कशन के ऊपर। आप बहुत अच्छे से ऑल ओवर इंडिया में, कनाडा, इंडिया, यूएस, सब नेटवर्किंग हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात करके अपने बिजनेस में कैसे यूटिलाइज होगा प्राप्त कर रहे हो। गुब्बारे फोड़ रहे हो अपने कैश फ्लो के चैलेंजेस के, और प्राप्ति कर रहे हो, एम कर रहे हो उस छल्ले से उस लक्ष्य के ऊपर। खेलो, खेल खेल में बिजनेस सीखो, और स्पिन व्हील करके वो इनाम ले जाओ, और अंदर कंट्रोल कर लो अपने कैश फ्लो को, और लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हुए 2026 के अंदर। ऐसा तो नहीं है पहली बार हो रहा है, अरे 2024 में याद है ना क्या मैजिक क्रिएट हुआ था। 25 के अंदर तो एक नेक्स्ट लेवल ही क्रिएट हो गया, और 26 में क्या होने वाला है? 26 के अंदर तो ग्लोबल टच आपको मिलने वाला है। तो आ जाओ, इस महाकुंभ का पार्ट बनो। तो मैं अब जानना चाहूंगा, आप में से कौन है जिसने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा दिया है? अगर करवा दिया है तो लिखो वाई फॉर यस। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं कराया तो चैट बॉक्स में लिखो एन फॉर नो। अगर आपने करा दिया है ना, तो यस लिखना है, नो है तो नो कर दिया है। आपको ना मजा तो फिजिकल सेशन में आने वाला है, फिजिकल, क्योंकि फिजिकल की एनर्जी अलग होती है, माहौल अलग होता है, स्टेडियम लेवल का है। लेकिन फिर भी किसी वजह से आप, अगर आप दिल्ली से बहुत दूर हैं और आपको लग रहा है कि मैं समय नहीं कर पाऊंगा, तो ऑनलाइन भी एक्सेस आपके पास अवेलेबल है। एनसीआर से अगर बहुत दूर हो, एनसीआर वालों के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, उनको नहीं दे रहे हम जूम पे कोई, उनको तो फिजिकली ही आना है। बाहर वालों को ऑनलाइन मिलेगा, मजा आएगा, और उस चीजों को क्रिएट करेंगे। और अब मैं बहुत ज्यादा समय ना लूंगा क्योंकि समय हो गया है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबके सामने सुनील जी का। डॉक्टर साहब, बहुत 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 धन्यवाद इस। सर देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ। मैं ना बाली हूँ। आहा। ठीक है, आप
आप जो भी हो, मैं हाँ। आपकी सारी एनर्जी निकाल लेता हूँ। यानी कि जो मेरी एनर्जी वो आपकी एनर्जी है, वाह क्योंकि वाह मैंने आपसे बोरो की है वो। वाह 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 वाह, सर 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 सर, ग्रेट, थैंक यू, रियली अमेजिंग। आपके विचार, आपकी वो जो वन लाइनर जो है ना, वो दिल पे असर करते हैं, तभी आप सबके प्यारे हो पूरे भारत में। आप इसी तरह से ही सपोर्ट करते रहें और बिजनेसेस को ग्रोथ लेवल के ऊपर लेकर जाते रहें, क्योंकि कोई ना कोई तो एक चाणक्य चाहिए चंद्रगुप्त को एक विशाल वैल्यूएशन का साम्राज्य खड़ा करने के लिए। तो विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, थैंक यू फॉर थैंक यू। योर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक थैंक यू, यू। बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय।